सो इस सेशन में हम रिमेनिंग परक्विजिट्स के बारे में बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो परक्विजिट जो है, जो जिसको हमने ईसॉप बोला था या स्वेट इक्विटी शेयर्स और एनी शेयर्स विच आर ट्रांसफर्ड और अलॉटेड टू एम्प्लॉयज। सेक्शन कौन सा डील करता है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6। सो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट ईसॉप्स एज वेल एज स्वेट इक्विटी शेयर्स, यहाँ जिसकी दूसरी टर्म है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी। सो इस केस में भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के बजाय कुछ शेयर्स इशू कर रहा है, उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है, कुछ शेयर्स एलोकेट कर रहा है, तो उसको भी एज अ परक्विजिट, अ बेनिफिट और अ फैसिलिटी माना जाएगा और वो भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में ऐड होंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ESOPs एंड शेयर्स ट्रांसफर्ड एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर arriving at its value? Let's say it. ESOPs or sweat equity shares, they are basically offered directly or indirectly as well, either in free of cost or at a concessional rate to employees. So हो सकता है कि बोनस की जगह उनको इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, या कई बार उनको इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं बट नॉट एट अ मार्केट प्राइस एट विच द शेयर इज ट्रेडिंग बट एट अ कंसेशनल रेट. सो इन बोथ दीज केसेस द शेयर्स अलॉटेड वुड बी कंसिडर्ड एज अ परक्विजिट फैसिलिटी बीइंग गिवन टू पर्टिकुलर एम्प्लॉय. Then it could be given to employees as well as to directors for providing any technical know-how, value addition or making any rights available to the company. कोई उनके पास rights हैं या कोई technical skills हैं, know-how, उसके against हम उनको shares और ownership जो है उसकी provide करवा रहे हैं. Then the formula for computing arriving the value of this perquisite would be specifically the fair market value of that security. जो शेयर है उस वो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन को वो ऑप्शन एक्सरसाइज करी गई है, लेस उसमें से क्या अमाउंट माइनस करेंगे? अमाउंट विच हैज़ बीन एक्चुअली पेड बाय दैट एम्प्लॉय इफ इट इज़ अ कंसेशनल ट्रांसफर, एंड इफ इट इज़ नॉट अ कंसेशनल ट्रांसफर देन इट शैल बी a nil. And the remaining part would be the total absolute value of the market value of particular such or the net value of particular security, which shall be treated as a perquisite and added to the income or the salary income of that particular employee or director concerned. So this is how we compute the value of equity shares. इसके बाद हमारे पास remaining perquisites हैं, all other remaining perquisites that could take form of a benefit or a facility. उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, उसकी corresponding rules कौन से हैं, कोई perquisite कौन सा है और taxable value कैसे compute करते हैं, उसका प्रोसीजर इस स्नैपशॉट में मैंशनड है. फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ स्वीपर हो गया, गार्डनर, वॉचमैन हो गया, कोई PA हो गया. अगर कोई एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ रही है जितनी, वो less any amount if it is being charged from the employee. Agar if we talk about supply of gas, electricity or any other household consumption item, so if the employer sources it from outside, then the amount which is paid to outside agency, and if the such facility, for example electricity plant or water treatment facility or gas facility is owned by the employer, then the manufacturing cost of that particular item shall be treated as a value of perquisite and such value shall be added to the salary of the employee. दूसरी बात हो गई एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की टू मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ फैमिली. फ्री एजुकेशन इन अ स्कूल विच इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो उस केस में क्या होगा, या किसी और स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में है, स्पॉन्सर्ड स्कूल में है, सो उस केस में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन दैट इज़ अलाउड इज अप टू ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड. दैट इज़ नॉट टैक्सेबल एंड बियॉन्ड दैट अमाउंट इट शैल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट एंड द अमाउंट शैल बी एडेड टू द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय. The cost that is charged by that is being paid by the employer should be subtracted if any amount is being charged from the employee concerned. Then use of any movable asset other than computer or laptops or the other assets that we have talked previously, and these movable assets does not include car. Specifically car के लिए अलग provisions हैं जैसे कि अभी हम बात करेंगे. So उस केस में 10% of actual cost of that particular asset if the asset is owned by employer, or actual rent paid if it is not owned by employer. In both of these cases, this is how we arrive at the value of that perk or facility being provided to employee. So this is about the different modes of facilities that could be provided and how the computation of taxability of such perquisite or benefit facilities to be arrived at.
अब इसी को कंटिन्यू अगर हम करें तो रिमेनिंग है एक ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट। पिछले पॉइंट में हमने बात की थी यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट टू एम्प्लॉयज़। सो अगर वो आइटम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र कुड टेक ईदर ऑफ दीज केसेस, इट कुड बी if the transfer pertains to computers and electronic items, the procedure will be actual cost less depreciation at the rate 50% of using written down value method, and further less any amount which is being paid by employee or if it is being recovered from employee. If we are talking about the concept of car as an benefit or facility being given and the transfer of such movable asset, actual cost less depreciation but at the rate of 20% this time, less any amount which is being recovered from employee. And finally, if it is all other remaining assets, it will be actual cost minus depreciation but at the rate 10%. So in either of these three, the rate of depreciation that shall be charged will be different. In case of computer and electronic items, it shall be 50%, for car it shall be 20%, and for all other remaining assets, movable assets, it shall be 10%. So otherwise principally the procedure is going to be the same, actual cost less depreciation less any amount if it is being paid by the employee. So transfer of any assets which are more than 10 years old, it shall not basically attract taxability. Electronics items, however, at the same time when we talk about these electronic items, it does not include basically household appliances like refrigerator, washing machine and so on. Then if we talk about the gift, as we have talked, if gifts are given in kind up to rupees 5,000 in aggregate, they are exempt. If they are more than 5,000 rupees, the excess value will be taxable. If they are given in cash, if the gift is in cash, irrespective of any amount, whether it is 2,000, 3,000, even if it is less than 5,000, entire amount received will be taxable as a perquisite. The amount of that cash gift shall be added to the salary of that particular employee. Then if any contribution is being made to any superannuation fund by employer, in such case if up to 1,50,000 it is exempt, and beyond that amount it shall be taxable. As far as touring and traveling expenses are concerned, other than that of LTC facility, so if it is an extension of official tours as vacation, employee को official purpose के कोई foreign assignment पे भेजा गया और वहाँ पर उसने official tour ख़त्म होने के बाद अपनी vacations जो है वो extend करवा ली. so जो उसकी ऑफिशियल टूर जब ख़त्म हो रहा था उसके बाद उसने एक हफ्ता एक्स्ट्रा छुट्टियां ले ली, पर्सनल वेकेशन. सो एक्सटेंशन ऑफ ऑफिशियल टूर एज वेकेशन. सो द एक्सटेंडेड पीरियड दैट ही हैज़ ऑप्टेड विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट. अगर वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है उसके एक्सपेंसेस भी. देन एम्प्लॉई अगर ऑफिशियल टूर पे है बट जो एक्सपेंसेस उसने खर्च किए हैं अगर हम टूरिंग एंड ट्रैवलिंग की बात करें तो अगर कोई एम्प्लॉय को ऑफिशियल टूर पे भेजा गया है और उसने उस ऑफिशियल टूर के काम ख़त्म होने के बाद उस टूर को एक्सटेंड करवा लिया अपनी पर्सनल छुट्टियां मनाने के लिए, उस केस में क्या होगा, जो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन है वो उसको परक्विजिट माना जाएगा और अगर जितना भी एम्प्लॉयर उस पर खर्च कर रहा है वो एम्प्लॉय की सैलरी का ही पार्ट माना जाएगा. सिमिलरली अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पर है पर उसने जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं फॉर एनी मेंबर अकम्पनिंग हिम ऑफ हिज और हर फैमिली, उस केस में जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड है वो उसका परक्विजिट माना जाएगा अगर एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर रहा है तो. अगर if such facilities they are provided only to some employees and not to all employees, then touring and traveling facility, then charges at which such facility is provided by other corresponding similar agencies that should be treated as a value of perquisite. अगर फूड्स और बीवरेजेस फैसिलिटी की बात करें खाने पीने की, तो जो फूड और नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस प्रोवाइड की जाती हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है, so it could be through directly or through non-transferable vouchers, so up to ₹50 per meal, it is not 5, it is 50, up to ₹50 पर मील वो एग्जम्प्ट है. अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो वो एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होगा. ₹50 तक खाना पीना नॉन अल्कोहलिक बीवरेज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एम्प्लॉयज़ को देना अलाउड है. अगर ₹50 से ज़्यादा उस डाइट का चार्जेस पड़ रहे हैं तो वो जो है वो टैक्सेबल बन जाएगा. सिमिलरली फूड एंड बीवरेजेस कोई प्रोवाइड किए जा रहे हैं
otherwise then in case difference between what is being paid by the employer as well as anything if amount is charged from employee, that difference shall be attached to the value of the salary value of the employee. अगर कोई टी और स्नैक्स की बात करें वो दिए जा रहे हैं तो उसको हम फूड्स एंड बेवरेज में कंसिडर नहीं करेंगे, वो फ्रीली प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट नहीं होगा. सो टी स्नैक्स अगर वर्किंग टाइम पे दिन में ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो फ्री हैं. अगर कोई फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइड की जा रही हैं बट वो ऑफिस में नहीं मिल रहा उसको, उसकी पोस्टिंग है कहीं रिमोट एरिया ऑफशोर एरिया में, तो उस केस में भी वो फ्री हैं, जैसे हमने प्रीवियसली बात करी थी पिछले सेशन में. देन अगर हम बात करें कन्वेंस फैसिलिटी की, कोई कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, अगर तो वो कन्वेंस एम्प्लॉय ओन कर रहा है, खुद का उसका व्हीकल है, ठीक है. सो अगर ऑफिशियल पर्पस है तब तो वो पर्क बनेगा ही नहीं, बट अगर एम्प्लॉय की कन्वेंस फैसिलिटी है जिसको वो एम्प्लॉयर जो है स्पॉन्सर कर रहा है, नॉट फॉर स्पेसिफिकली फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो उस केस में क्या प्रोविजंस है. अगर वो कन्वेंस है दैट इज अदर देन मोटर कार एंड इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मतलब कोई 2 व्हीलर हो गया, कोई 3 व्हीलर हो गया, कोई भी तरह का व्हीकल हो गया जो कार नहीं है और वो एम्प्लॉय ओन कर रहा है और उसके एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, सो उस केस में वो सारे के सारा टैक्सेबल होगा. ठीक है, कैसे होगा. इफ इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पज, वेदर इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पज और 50-50 है, मतलब कुछ पार्ट प्राइवेट पर्पज है और कुछ पार्ट ऑफिशियल पर्पज के लिए भी उसी व्हीकल को यूज़ किया जा रहा है. अगर तो वो बिल्कुल प्राइवेट पर्पज पे है वो व्हीकल, और व्हीकल क्या है, मोटर कार नहीं है, एम्प्लॉय ओन कर रहा है और खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, सो उस केस में क्या होगा, अमाउंट जो एक्चुअली इनकर कर रहा है एम्प्लॉयर वो माइनस अगर कोई एम्प्लॉय से अमाउंट चार्ज किया जा रहा है तो वो जो डिफरेंस है वो उसका परक्विजिट माना जाएगा, अगर वो प्राइवेट पर्पस के लिए ही वो व्हीकल यूज़ किया जा रहा है. अगर वो व्हीकल कुछ ऑफिशियल पर्पस के लिए और कुछ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसने इनकर किया -900 पर मंथ रुपीज़ जो कि अलाउड है, या higher sum could also be allowed than this amount if proper records of journey and are maintained by the employee and employer also certifies those records कि हाँ ये जेन्यून खर्चा है, इतना जेन्यून जो है एक्सपेंसेस हुए थे इससे ज़्यादा 900 से. देन अगर वो कन्वेंस, दूसरी जो कन्वेंस हम बात कर रहे थे, अगर वो कन्वेंस कार है और ओन एम्प्लॉय की है, खुद की कार है और एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर. सो अगर तो वो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है तो उस केस में क्या होगा, जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है उतना वो सारे का सारा परक्विजिट माना जाएगा, एम्प्लॉय की सैलरी मानी जाएगी. हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय उसमें से कुछ पार्ट दे रहा है तो वो माइनस कर सकते हैं. बट अगर वो पर्पस व्हीकल जो है जो एम्प्लॉय ओन कर रहा है और एम्प्लॉयर जिसका खर्चा दे रहा है और वो कार है, और अगर वो पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस अगर उसकी सीसी क्यूबिक कैपेसिटी जो इंजन की है 1.6 लीटर तक है तो 2400 रुपये पर मंथ प्लस 900 अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो, और अगर कैपेसिटी दूसरी है इससे कम की है तो उस केस में 1800 रुपये पर मंथ प्लस 900 इफ़ ड्राइवर इज़ ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड. सो उस व्हीकल की सीसी कैपेसिटी कितनी है, अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 2400 रुपये पर मंथ, और अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया जा रहा है 900, और अगर 1.6 लीटर से कम है उसकी, सो उस केस में 1800 प्लस 900 अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया जा रहा है. अगर वो कार जो है वो कुछ ऑफिशियल काम के लिए भी यूज़ की जा रही है और कुछ पर्सनल काम के लिए भी यूज़ की जा रही है फैसिलिटी. सो ये है परक्विजिट फॉर कन्वेंस व्हीकल्स. नाउ दिस वाज अबाउट कि वो व्हीकल जो है वो ओन कौन कर रहा है, एम्प्लॉय. अगर वो व्हीकल जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो एम्प्लॉयर का है, या उसने खुद का ओन किया है या उसने आगे रेंट पे लिया है, और एम्प्लॉय उसको प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है या 50-50 यूज़ कर रहा है, उन दोनों केसेस में कैसे टैक्सेशन होगा, कितना अमाउंट ऐड करेगा. अगर तो वो एक्सपेंसेस जो हैं वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, ठीक है, सो अमाउंट जो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, ठीक है, साथ में ड्राइवर की सैलरी भी प्लस 10% डेप्रिसिएशन, माइनस अगर कोई अमाउंट चार्ज किया जा रहा है एम्प्लॉय से तो वो, नहीं तो जो अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसमें ऐड कर देना है ड्राइवर की सैलरी प्लस 10% डेप्रिसिएशन, अगर वो बिल्कुल ही एम्प्लॉयज़ को प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है. बट अगर उसको पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो अगर एक्सपेंसेस ओनर मेंटेन कर रहा है तो उस केस में 1.6 लीटर के से ज़्यादा कैपेसिटी है तो 2400 प्लस 900, सेम रूल जो पीछे वाला था, चाहे व्हीकल एम्प्लॉय
ओन कर रहा है मोटर कार, चाहे एम्प्लॉयर ओन कर रहा है। सो उस केस में अगर वो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट है तो ये रूल जो है वो सेम ही रहेगा जो पिछले सेगमेंट में रूल था, एम्प्लॉय अगर उसको खुद ओन करता है मोटर कार को। देन अगर हम बात करें कि रनिंग एक्सपेंसेस ही सिर्फ एम्प्लॉय मीट कर रहा है, ठीक है, सो उस केस में डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से या हायर चार्जेस प्राइवेट पर्पस में है अलाउड। अदरवाइज अगर प्राइवेट पर्पस के लिए जो रनिंग करी जा रही है, अगर 1.6 लीटर कैपेसिटी है तो चार्जेस हो जाएंगे 900 और ड्राइवर के 900 रुपीज़, और अगर दूसरी कोई कैपेसिटी है तो 600 पर मंथ अगर 1.6 लीटर से कम सीसी कैपेसिटी है, और 900 फॉर ड्राइवर पर्पसेस। सो दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर in case of conveyance facility. The final perquisite that we would be talking under the head perquisite or under the segment perquisite is interest free or concessional loan that is given to employees. So अगर interest free मतलब बिना ब्याज के लोन दिया जाए या concessional rate of interest पे लोन दिया जाए तो उसके केस में क्या है, वो exempt है लोन देना। कब? अगर टोटल अमाउंट जो लोन का है सिंगल अमाउंट लोन का नहीं, अगर उसने अलग अलग लोन लिए हैं तो सारे लोन्स का अमाउंट मिला के इन एग्रीगेट अगर वो 20,000 तक है तो वो लोन जो है वो एग्जम्प्ट है, वो उसकी वैल्यू परक्विजिट उसका नहीं मानना, उसकी सैलरी में ऐड नहीं करना, ठीक है। इन केस लोन इज टेकन फॉर ट्रीटमेंट फॉर एनी नोटिफाइड डिजीजेज देन ऑल्सो, और कोई इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं लिया तो उस केस में भी वो लोन इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन जो है वो परक्विजिट फैसिलिटी नहीं मानेंगे। ये हैं वो केसेस जहां पर हम इनको एग्जम्प्ट करेंगे, हम उस परक्विजिट की वैल्यू नहीं निकालेंगे, नील प्रिज्यूम करेंगे। वो कौन कौन से हैं? या तो ओवरऑल लोन का अमाउंट 20,000 हो, या लोन किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया गया हो उस नोटिफाइड डिजीज़ के लिए, और जिस नोटिफाइड डिजीज़ के रिगार्डिंग खर्च किया गया है उस मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई क्लेम ना लिया गया हो एम्प्लॉय द्वारा। इन केस और अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया है एम्प्लॉय ने, सो उस केस में जो लोन जिस रेट पे दिया था और जितना अमाउंट उसको मिल गया है स्पेसिफिकली, सो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी ने लोन दिया था उसको, ठीक है, या अगर इंटरेस्ट फ्री था, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई चार्ज करता है, ठीक है, वो जो है उसका डिफरेंस जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड किया जाएगा, ठीक है। अगर उसने इंश्योरेंस का क्लेम लिया कंपनी से तो उस केस में डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है और जो एसबीआई उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए चार्ज करता है, सो उसका जो डिफरेंस है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड किया जाएगा, ठीक है जी। देन फाइनली अगर कोई लोन लिया गया है किसी भी और पर्पज़ के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अगर जो किया गया है वो ज़्यादा है मोर देन एसबीआई का जो रेट है, सो उस केस में हम जो वो लोन है उसको उसकी सैलरी में ऐड नहीं करेंगे अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। अब किन केसेस में जो इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन है वो टैक्सेबल बना जाएगा, वो उसकी सैलरी में ऐड करना है परक्विजिट मान के, वो है रूल 3 सबसेक्शन 1(7) क्लॉज आई। उसके केस में क्या बोलता है वो कि अगर फॉर हाउसिंग पर्पज़ के लिए या कन्वेंस के लिए, व्हीकल के लिए लोन लिया गया है उसकी नया खरीदने के लिए या उसकी स्पेसिफिकली, तो उस केस में जो है वो अलाउड है, ठीक है, बट वो टैक्सेबल होगा। देन अगर प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट लोन लिया गया है, सो उस केस में उसको परक्विजिट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, दैट इज़ अगेंस्ट अ फंड विच लिटरली बिलोंग्स टू एम्प्लॉय ओनली, ठीक है। सो लोन अगेंस्ट पीएफ इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ परक्विजिट और अ बेनिफिट, और उसको ऐड नहीं करते। देन जितने भी लोन्स उसने लिए होंगे एम्प्लॉयर से अलग अलग पर्पजेस के लिए, सब लोन्स को इकट्ठा मिला के हम टुगेदर देखेंगे ये सारी पॉइंट्स। अगर एग्जाम्प्ट भी करना है तो अमाउंट 20,000 ज़्यादा तो नहीं हो सकता, उसने 10-10 हज़ार के 4 लोन लिए हों, 3 लोन लिए हों, तो ओवरऑल जो है एक लोन तो 20,000 से नीचे है, बट ओवरऑल लोन कितने हो गए? 30,000 के, सो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। सिमिलरली कोई नोटिफाइड डिजीज़ के लिए ही था या किसी और पर्पज़ के लिए था, इंश्योरेंस क्लेम लिया था या नहीं लिया था, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो रेलिवेंट होंगे इन डिसाइडिंग इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन फैसिलिटी। अगर एक से ज़्यादा लोन ले लिया है डिफरेंट पर्पजेस के लिए, जैसे अभी हमने बात की, सो वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी और बेनिफिट शैल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच सच लोन, फॉर ईच सच अमाउंट। So overall this was about the various allowances. अब perquisite, सॉरी, सो अगर हम टू सम अप करें, इससे पिछले सेशन में हमने
प्रीवियसली टॉपिक में हमने अलाउंसेस के बारे में बात की थी, अब हमने परक्विजिट्स के बारे में बात की थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनमें डिफरेंसेस क्या आएगी, डिफ्रेंसिएशन दोनों में। परक्विजिट के बारे में बात करें तो मेडिकल अलाउंस जो है वो टैक्सेबल है, जबकि परक्विजिट्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो 15,000 तक एग्जम्प्ट है। अगर व्हीकल अलाउंस की बात करें, कन्वेयर अलाउंस की, तो अगर वो अलाउंस कैटेगरी में है तो ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए एग्जम्प्ट है, पर्सनल के लिए वो टैक्सेबल है। जबकि कार की जो फैसिलिटी है, जैसे अभी हमने बात करी थी, पर्सनल पर्पज़ के लिए है या मिक्स्ड पर्पज़ है, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट, सो उस केस में इंजन की कैपेसिटी क्या है, दैट वुड आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द अमाउंट दैट शैल बी टैक्सेबल। ठीक है, 1800 रुपये होगा, 2400 रुपये पर मंथ होगा, 600 होगा, 900 होगा, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कैपेसिटी एंड द पर्पज फॉर विच इट इज़ बीइंग एम्प्लॉयड। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो वो 800 रुपये 1600 रुपये हो चुका है, अब वो एग्जाम्प्ट है। अगर कन्वेंस फैसिलिटी की बात करें, रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, वो सिंपली ऑफिशियल पर्पज के लिए फुली एग्जाम्प्ट है। HRA हाउस रेंटल अलाउंस की बात करें तो जो 3 कंडीशंस की थी उनमें से मिनिमम जो है वो एग्जाम्प्ट आएगी। जबकि अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करें विच इज़ अ परक्विजिट, तो डिफरेंट क्राइटेरिया हमने किया था, 7.5%, 10%, 15% ऑफ सैलरी दैट शैल बी टैक्सेबल। अगर सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सर्वेंट की फैसिलिटीज़ एज अ परक्विजिट टैक्सेबल हैं, जबकि सर्वेंट के लिए अगर कॉन्टेक्स्ट में कोई अलाउंस मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। खाने के बारे में अगर बात करें, मील का जो अलाउंस है वो टैक्सेबल है। और सिमिलरली अगर परक्विजिट की फॉर्म में अगर हम बात करें, खाना दिया गया, अलाउंस नहीं दिया गया कैश, तो 50 रुपये तक का जो है वो एग्जम्प्ट है। अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो वो फिर टैक्सेबल बनी फैसिलिटी माना जाएगा। बच्चों की एजुकेशन का बात करें तो जो अलाउंस की फॉर्म में अगर वो है तो 100 रुपीज़ पर मंथ प्लस 300 रुपीज़ मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड इज एग्जम्प्ट। एजुकेशन अगर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है डायरेक्टली पैसा देने की बजाय, अलाउंस देने की बजाय, सो 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड दैट इज़ एग्जम्प्ट। ठीक है, और नंबर ऑफ चाइल्ड कितनों के लिए हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है स्पेसिफिकली। टेलीफोन के अलाउंस की बात करें तो वो दोनों केस उसके केस में, अलाउंस के केस में टैक्सेबल है, जबकि अगर फैसिलिटी टेलीफोन की दी गई है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए तो वो एग्जम्प्ट है। फर्नीचर अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका कैश दिया जा रहा है, तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर टैक्सेबल मानी जाएगी। और गिफ्ट की बात करें तो 5,000 तक जो है गिफ्ट वो एग्जम्प्ट है इन काइंड। और अगर कैश के बारे में बात करें तो वो फुली की फुली टैक्सेबल है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू बी अलाउंसेस एज वेल एज परक्विजिट्स।